एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में दो भाई रहते थे, मिथिलेश और दिनेश। दोनों एक ही माँ के संतान थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। मिथिलेश बड़ा भाई था। वह बहुत ही आलसी, घमंडी और थोड़ा लालची स्वभाव का था। उसे हमेशा ही जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं उसका छोटा भाई दिनेश विनम्र, ईमानदार, सहनशील और मेहनती स्वभाव का लड़का था। उनके पिता हरिलाल जी गांव के ही एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलियान और पुरखों के द्वारा दी गई जमीनों को बड़ी ही मेहनत से संभाली थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हरिलाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ कमलाबाई हर रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और दोनों एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मिथिलेश ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, यह आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी को उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है गांव में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहें तो गरीबी हमारा मुबिरदर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ शहर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूँगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगवा दूंगा। गांव का घर खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मुझे माफ करना, आपके साथ मैं शहर नहीं आ सकता। इस गांव से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दिनेश को बुरा लगा, क्योंकि वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ के आंचल जैसी थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया और माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। मिथिलेश ने पिता की पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन बेच दी और शहर चला गया। दिनेश गांव में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने अपने बैलों से खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। उधर शहर में मिथिलेश ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियाँ, शहर की चमक धमक में वहीं पूरी तरह डूब गया। वह गांव वापस आता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, मोबाइल लहराता और दिनेश की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गमार, तू अभी भी उसी गंदे कीचड़ से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है। तुझे अभी भी मिट्टी में अपनी ही किस्मत ढूंढनी है। देख जरा मेरी तरफ, मैं अब शहर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, सूट वूट पहनता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू अभी भी वही पुरानी धोती, फटी बनियान, वही गोबर गंध। मैं तेरे लिए शहर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस यह देहाती छोड़ना होगा। खेत खलियान को भूल जा, धोती उतार और सूट पहन। चल मेरे साथ, तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है शहर में कोई काम कर। वैसे तुझे कोई बड़ा अच्छा काम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में मंद बुद्धि लोगों का जरूरत नहीं है। लेकिन तू मेरा भाई है, लेकिन मैं तुझे कोई ना कोई काम जरूर दिलवा दूंगा। दिनेश बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वह कोई नहीं समझ सकता था, पर समय सब का हिसाब रखता है। शहर की चकाचौंध ने मिथिलेश को पूरी तरह बदल दिया था। वह अब वही पुराना गांव का लड़का नहीं रहा था, जो पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी का फ्रेंचाइजी बिजनेस था, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गई। हर 4 महीने में मिथिलेश बड़ी गाड़ी में गांव आता, चमकते कपड़ों में लिपटा हुआ। वह माँ से मिलकर 2 दिन रुकता और दिनेश का मजाक उड़ाता। दिनेश ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की, खेतों में फसलें उगाई और गायों और भैंसों का पालन भी शुरू किया।
वो दिन भर काम करता, रात को किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। मिथिलेश जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी मिथिलेश के घर की बहू बने। आखिरकार सरपंच हरिलाल चौधरी की नजर उस पर पड़ी। उसकी बेटी अंजलि, एक सुंदर नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी, जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। माँ, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह कराना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से विवाह करके मैं तो और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वह पहले दिन से ही पसंद थी। मिथिलेश को अंजलि पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर चुपचाप दिनेश अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजर आसमान नहीं, धरती पर टिकी थी। माँ कमलाबाई अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन दिनेश की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ महीनों के बाद दिनेश ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी रूपवती, एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी माँ का वर्षों पहले निधन हो गया था। रूपवती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद रूपवती और दिनेश का जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर माँ की सेवा करना और शाम में चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। मिथिलेश का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला। बैंक का कर चुकता नहीं हुआ। ऊपर से अंजलि हर रोज नई नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 5 सेट पहन पहन कर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीबी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है, शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। अरे हाँ, माँ के घर इस महीने शादी भी है, 4 दिन का फंक्शन है। मुझे कम से कम 6 नए ड्रेस चाहिए, 2 मेहंदी के लिए, 2 संगीत के लिए और 2 शादी के दिन, और नई सैंडल भी। पिछली बार वाली सैंडल टूट गई थी। अंजलि, जरा मेरी भी सुन लो। 4 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही है। उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं हैं, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। हर रोज यह सोचकर निकलता हूँ कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन जब शाम को खाली हाथ लौटता हूँ तो तुम्हारे यह नए गहने पाली और कपड़ों की बातें मेरे दिल को चुभती है। क्या तुम नहीं देखती कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिले जो तुम्हारा मन करे, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है। अंजलि, थोड़ा साथ दो ना, थोड़ा सब्र करो। जब वक्त बदलेगा मैं खुद तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ मेरी मजबूरी है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी ब्याह नहीं करती। मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। अंजलि घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती थी। खाना से लेकर घर की साफ सफाई तक नौकरानी करती, कपड़े धोबी ले जाता। जब पैसे थे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा नौकर भी चले गए। एक दिन वह भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, सारी गाड़ियां ले गए, घर भी नीलाम हो गया। मिथिलेश और अंजलि सड़क पर आ चुके थे।
अंजलि की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, यह कैसा पति दिया है तूने, जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। इस धूप में तो मेरी पूरी त्वचा जल जाएगी। यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी है। दिनेश धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और रूपवती हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वो सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ को रोज तेल से सर में मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में मिथिलेश लौट आया, पैदल थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि दिनेश अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। मिथिलेश की छाती में आग जल उठी। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अभी भी जिंदा थी। तो अब यह हाल है, जो कभी मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। यह तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। कैसे? क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर पाया? यह गंवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। यह कैसी विडंबना है कि वह दिनेश और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वो हमें ही नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐसो आनंद देख देख कर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिनके ऊपर हम कभी दया करते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। मिथिलेश गांव के ही बाजार के नजदीक एक भाड़े की झोपड़ी में रह रहा था और दिन रात एक ही बात सोचता कि कैसे दिनेश को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ कमलाबाई का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। दिनेश माँ के अंतिम संस्कार में टूट गया था, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। मिथिलेश भी वहाँ खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद मिथिलेश तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि माँ कमलाबाई ने मृत्यु से पहले सारी संपत्ति केवल मिथिलेश के नाम कर दी है। दस्तावेज नकली थे, लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब दिनेश खेत से लौट रहा था, तो देखा कि घर पर दो आदमी खड़े हैं। गांव के पटवारी और चौकीदार। मिथिलेश ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख दिनेश, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, यह घर, यह खेत, ये आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें यह घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। भाई, ये तो क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है ना, माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। वह तुझसे मुझे कम नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता दिनेश, वो सबूत देखता है, और मेरे पास वो सबूत है। यह देख, यह दस्तावेज माँ ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था। सरकारी मोहरें लगी है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है, अब यह सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब काफी नहीं था? तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ। इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। खेतों में माँ की हंसी की गूंज सुनता हूँ।
क्या यह सब छीन लेगा तू मुझसे? माँ की परछाई भी बांट ली तूने। दिनेश चुपचाप अपनी पत्नी और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वही पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा। वह खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। रूपवती, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। मिथिलेश ने मुझसे मेरी जमीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की, लेकिन मैं फिर से सब काम करूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द हम अपने गांव में घर ले लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी। आप मेरी चिंता मत करिए। इस समय हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी यह झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के समय में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुरा कर पार कर लेंगे। दिनेश फिर से खड़ा हुआ और उसने फिर से दोगुनी मेहनत की। रूपवती ने भी फिर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिनेश का साथ दिया। मिथिलेश ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था कि धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जिन दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था मंगल सिंह, एक चालाक, लालची और चालू दलाल जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। मिथिलेश ने उससे कहा था, तू पेपर बनाकर दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही मंगल सिंह ने काम किया और पैसे मांगे, तो मिथिलेश ने टाल मटोल शुरू कर दी। अरे भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू समझना मेरी बात को। मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाद में ले लेना। अभी फसल तो बेचने दे। लेकिन मिथिलेश, इस बात को तो पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे हैं, तू बहाना क्यों बढ़ा रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तू जैसे इंसान पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस कर, इसी में तेरी भलाई है। अरे, धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे। निकल यहाँ से। इतना सुनते ही मंगल सिंह दलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गांव की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी, क्योंकि गांव में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मिथिलेश वहां सबसे पहले पहुंचा ताकि अपने झूठ को सच का पोशाक पहनाकर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां दलाल मंगल सिंह आ धमका। सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज, दस्तखों की तुलना और तहसील से निकली उसकी नकल पेश की। सबके सामने उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, इन कागजों पर जो दस्तखत है वह दरअसल कमलाबाई के नहीं है। मैंने खुद मिथिलेश के कहने पर यह बनाए थे और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वह भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूँ जिसने अपने ही सगे भाई के साथ छल किया। पूरा गांव यह सुनते ही हक्का बक्का रह गया। मिथिलेश की बोलती बंद हो गई। डर के कारण मिथिलेश अंदर से कांप रहा था। सरपंच जी अपना फैसला सुनाते हुए बोले, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मिथिलेश, तूने न केवल अपने भाई को ठगा बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी अपमानित किया है। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। और अंजलि, तुम्हें सब पता होने के बावजूद भी तुमने मुझे नहीं बताया। शर्म आती है मुझे तुम्हें मेरी बेटी कहने पे। मेरी आंखों के सामने से दोनों निकल जाओ यहाँ से। सुनो 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 गांव वालों, दिनेश को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए और मिथिलेश और अंजलि को गांव से बेदखल किया जाए ताकि वह दूसरों के लिए सबक बने। और
यहीं आज की पंच सभा खत्म होती है।